आइए हम विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि AIMIM पार्टी की एंट्री वसई तालुके में आखिर हुई क्यों, और हुई तो इस कदर हुई कि इम्तियाज जलील को अगली सभा लेनी पड़ी और उस सभा के दरमियान हजारों लोग मौजूद रहे और उस सभा में किन किन भाषा का प्रयोग किया गया, और जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस भाषा के माध्यम से वहां पर लोगों को संबोधन किया गया, उस भाषा का ही प्रयोग क्यों किया गया। आइए ठीक से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की राजनीतिक गणित क्या है। वसई विरार का रेलवे स्टेशन, आप ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की में से एक आवाज आ रही है। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। पहली बार AIMIM पार्टी का यहां पर एक सभा होती है, उसमें इम्तियाज जलील प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और इम्तियाज जलील की एक छवि है, वो है बेबाक बोलने की, वो है भड़काऊ भाषण देने की। ये टैग कई बार विपक्षीय दलों ने यानी उनके विरोधकों ने साफ तौर पे लगाया है, कई बार पुलिस स्टेशनों में पत्र भी दिया है कि भड़काऊ भाषण वो देते हैं। भड़काऊ भाषण किस तरह देते हैं? भड़काऊ भाषण में उनका मुस्लिम और हिंदू इन दो ही चीजों पर टारगेट रहता है। हिंदू और मुसलमान की बात ही वो अपने मंच से सार्वजनिक तौर पर भड़काने वाले या भड़काने के साथ साथ कानूनी दायरे में रहने वाली बातें करते हैं। ऐसे में उनकी सभा पहली बार हुई। अब सवाल यह है कि 35 वर्षों के पॉलिटिकल पीछे के करियर में जिनका भी रहा हो उतने पूरी कार्यकाल में कभी यहां पर इम्तियाज जलील या उनकी पार्टी का आगमन नहीं हुआ। यहां पर AIMIM का झंडा लेकर चलने वाले एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आए। लेकिन ठीक महानगर पालिका के चुनाव के पहले AIMIM पार्टी का एंट्री होना कई सारे सवालों को छोड़कर चला जाता है। कई लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि AIMIM भारत में उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में देखी जाती है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक वोट से प्रभावित होती है या उससे वो हारने की कगार में पहुंच सकती है, ऐसे में AIMIM की एंट्री होती है और वो अल्पसंख्यक वोट अपनी तरफ खींचकर हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व वालों को भड़काने का प्रयास और मुस्लिमों को एक तरफ खींचने के प्रयास में वो सफल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है। इस सवाल और इस तरह की चर्चा शहर में इन दिनों ज्यादा हो रही है। चर्चा यह भी हो रही है कि इम्तियाज जलील के संपूर्ण भाषण में बिजली, पानी, सड़क यानी मूलभूत आवश्यकताओं की बात बिल्कुल नहीं थी। उनके पूरे भाषण में सतारा में एक घटना का जिक्र था, जहां पर मस्जिद के अंदर कोई घटना घटित है, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस घटना का जिक्र वसई तालुके में किस बात के लिए, और अगर किया भी तो आप क्या बताना चाहते हैं? वसई तालुके में 35 वर्षों में कभी दंगा नहीं हुआ। वसई विरार में कभी भी भाषावाद के नाम पर कोई मारा पीटा नहीं गया। जाति के नाम पर किसी को इंगित या द्वेष भावना से नहीं देखा गया। लेकिन इन सब चीजों के वातावरण यहाँ पर लगातार बने रहे, लेकिन उस वातावरण को क्या बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या यहाँ की वास्तविक संस्कृति जो हमेशा एकता अखंडता की रही है, कहा जाता है कि मिनी हिंदुस्तान कहे वसई तालुके को तो कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक, मद्रास से लोग आकर भी रहते हैं, बेंगलोर से आकर भी रहते हैं, हैदराबाद से आकर भी रहते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार से भी लोग आते हैं, दिल्ली से भी लोग आते हैं। इस तरह के वातावरण में संपूर्ण वसई तालुका बसता है, रसता है। लेकिन यहां पर आकर बाबरी विध्वंस की चर्चा करना, यह इम्तियाज जलील ने कल अपने संबोधन में किया। अपने संबोधन में उन्होंने संपूर्णतया सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात की, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं की बात नहीं की। बहरहाल वो आने वाले चुनाव में महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं। उनके जो वहां पर मंच से संबोधन दे रहे थे उनके समर्थक या कार्यकर्ता, वो आगामी चुनाव की चर्चा कर रहे थे। उस दरमियान भी वो अधिकतर टारगेट मूलभूत आवश्यकताओं पर ना करके कब्रिस्तान पर कर रहे थे, क्योंकि 35 वर्षों में उनको कब्रिस्तान नहीं मिला। लेकिन कब्रिस्तान का मुद्दा भी इम्तियाज जलील के संपूर्ण भाषण में नजर नहीं आया। नजर आया तो 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की चर्चा, आस्था पर चर्चा, सतारा की घटना और नरेंद्र मोदी पर अटैक। सतारा के पास एक गांव में इंजीनियर लड़का, ईशा की नमाज का वक्त हो रहा है, गांव में 7 महीने की प्रेग्नेंट उसकी बीवी, घर में बुजुर्ग बाप, घर में बुजुर्ग माँ, वो बीवी दस्तरखान बिछाई हुई है। बीवी अपने शौहर से कहती है कि खाना खा लो। शौहर जवाब देता है कि नहीं, मैं पहले नमाज पढ़कर आता हूँ, फिर साथ में खाएंगे। लड़का नमाज पढ़ने के लिए जाता है। गांव की छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर उसका एक
बूढ़ा बाप भी ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। उसी दौरान बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कुछ गुंडे उस गांव के अंदर आते हैं। किसी एक लड़के की तलाश के अंदर उस लड़के ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया था। जिसने वो पोस्ट किया वो लड़का उन्हें मिलता नहीं है, लेकिन सामने उन्हें एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद के ऊपर वो पथराव शुरू कर देते हैं। लड़का वजू करते हुए जब वो पत्थर मस्जिद के अंदर आते हैं तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये नौजवान लड़का दरवाजे के पास खड़े होकर चट्टान की तरह उस मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है कि ये जो लोग आए हैं ये मस्जिद में ना घुस पाए। लेकिन उन गुंडों की तादाद ज्यादा, वो दरवाजे को धक्का देते हैं। लड़का पूरी कोशिश करता है ये दरवाजे के अंदर ना आ सके। आखिर में वो बजरंग दल के गुंडे दरवाजा मस्जिद का तोड़ के अंदर घुसते हैं। वो लड़के को धक्का मारते हैं, वो जमीन पर गिरता है। वहाँ पर एक बड़ी फर्शी रखी हुई है, वो फर्शी उठाकर उसके सर पे मारते हैं। कुछ लड़कों के हाथ में रॉड है, वो रॉड से उसका सर फोड़ देते हैं। 31 साल का वो लड़का मस्जिद के अंदर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। हम आज इस दौर में रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर हमने अपनी मस्जिदों को शहीद होते हुए देखा है मेरे भाई, अपनी आंखों के सामने। कल 6 दिसंबर पूरे हिंदुस्तान में जिन्हें आज भी मुसलमान इन्हें सेक्युलर मानकर इनका साथ दे रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी शौर्य दिवस मनाया। कई सारे कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी उस शौर्य दिवस के अंदर थे। दिवस इसलिए मनाया कि 6 दिसंबर को इन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की। हम अदलिया का, हम अदालतों का फैसले का हम सम्मान करते हैं। अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो कानून के हिसाब से नहीं सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदर करते हुए, पूरा सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि हम आस्था की बुनियाद के ऊपर ये फैसला ले रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं थी। हम कहना चाहते हैं अगर तुम्हारी आस्था उस मंदिर में थी तो हमारी आस्था उस मस्जिद में है। हर रोज हम अपनी मस्जिदों को शहीद होता हुआ हमारे मदरसों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अगर तुम ये समझ रहे हैं कि मैं जिंदगी भर के लिए मैं अब उस कुर्सी के ऊपर बैठा रहूंगा, तो नहीं भाइयों बहनों, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है। आप 2014 आपने हमको ये बताया था कि आप कुछ बेचते थे। हमें तो पता भी नहीं। आपने कहा हमसे, मैं उस बुजुर्ग शख्स को, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं चाचा। यकीन मानिए मैं वहां उस कुर्सी के ऊपर बैठकर देख रहा था ये नौजवान लड़कों का जोश और आपका होश अगर मिल जाए तो किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है हमें नीचे गिरा। अब आप इतने बुजुर्ग, क्या आपने कभी उनके हाथ की चाय पिए कहीं? उन्होंने बोले कि मैं बेचता था, तो हमें पता चला कि आप चाय बेचते थे। अगर वो हमसे ये कहे होते कि मैं पकोड़े बेचता था तो हम समझे होते कि आप पकोड़े वाले हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है कि एक चाय वाले को मुल्क का वजीर आजम बना दिया है। किसने बनाया? तो आवाम ने बनाई, जनता ने बनाई है। लेकिन अगर यही गुरूर, यही घमंड, यही तकब्बुर में अगर रहोगे तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, 2029 के बाद कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए वैसे ही विरार का रेलवे स्टेशन, आप ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की में से एक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है खिड़की में से, भाई और बहनों और उनके पीछे पीछे एक और आ रहा है।
इसका मतलब ये जो इशारा जा रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत भाषण तैयार करना और उस तरफ ही संबोधन करना, क्योंकि अगर उस तरफ संबोधन नहीं करेंगे तो जिनको फायदा पहुंचाना है वो पहुंचा कैसे पाएंगे। पूरे माहौल को खराब करके, यानी संपूर्ण वसई तालुके में हिंदू मुसलमान करके वोट कैसे बंटवारा कर सकते हैं, इसकी पूरी साजिश आगे तरफ बढ़ रही थी। इस संपूर्ण भाषण में बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रा की चर्चा नहीं हुई। इस पूरे भाषण में शहर की एकता, अखंडता, 35 वर्षों में एक भी दंगा ना होने की चर्चा नहीं हुई। इस पूरे भाषण में एकता पर बल देने वाली बातों को किस तरह से आगे लाया जाए और सभी लोग जो वहां बैठे हैं उन्हें और कैसे एक किया जाए, या इस बात की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली बात बिल्कुल नहीं हुई, जो बातें यहां पर वसई तालुके में कभी नहीं हुई, क्या खासकर दंगा। खैर, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वाली चर्चा जो शहर में हो रही है, इस बात को हम नहीं कह रहे, बल्कि एक बयान से भी सुनिए जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रावदास दानवे, उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील लढेंगे तभी तो भाजपा का फायदा होगा। सुनिए की भागवत कराड असो का भाजपचा कोणी उमेदवार असो, त्याला निवडण्यासाठी आम्हाला इम्तियाज जलीलला उभं करावंच लागतं। सुना आपने। अब इसके अलावा एक और प्रमुख बात कि आखिर इम्तियाज जलील का यहां पर आना, क्या द्वारकाधीश मंदिर बन जाने के बाद में जिस प्रकार से माहौल वसई तालुके में तैयार हुआ, हिंदुत्व एक तरफ जहां जा रहा था वो वहीं खींचकर एक तरफ आ गया और संपूर्ण शहर के माहौल में अब हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल तैयार हो रहा है, उस समय इम्तियाज जलील की एंट्री का इशारा कहीं और ही जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इम्तियाज जलील की AIMIM पार्टी कैसे भूमिका अदा करती है, आगे आने वाले समय में किस तरह का वातावरण तैयार करती है, जो हम कह रहे हैं उसी तरफ जाती है, या यू टर्न लेके कुछ और भी करती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।